हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी को अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम लोग चंद्रमा शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले, ये आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि टीचिंग रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में लगेगा वो सारा वहाँ फ्री पर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं चंद्रमा क्या कह रहा है। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सेलेनोलॉजी किसका विज्ञान है, किसकी अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति, चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। पता होना चाहिए कि स्टडी वाला क्वेश्चन भी आजकल पूछ रहा है, तो अब याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति के बारे में जिस विज्ञान से हमें पता चलता है उसे हम लोग सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से जाना जाता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शांति सागर कहाँ पाया जाता है, तो मून और चंद्रमा पे पाया जाता है। और ये क्या है, तो ये धूल का मैदान है। शांति सागर क्या है, धूल का मैदान है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय दिखता है। पूछा जाएगा कि ये क्या है, शांति सागर क्या है, तो ये एक चंद्रमा का पिछला भाग है और जो कैसा है, अंधेरा है, अंधकारमय है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट यानी कि 10,618 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि लिबनिट्ज पर्वत जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो वह चंद्रमा पर पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत कौन सा है, तो लिबनिट्ज पर्वत है। और ये चंद्रमा के किस ध्रुव पर पाया जाता है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लैनेट। तो चंद्रमा कौन सा ग्रह जीवाश्म ग्रह है, तो चंद्रमा जो ग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है, जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एक परिक्रमा, मतलब परिक्रमा मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी स्थिर है और चंद्रमा उसके चारों ओर घूमता है। चंद्रमा जो पृथ्वी का चारों ओर घूमता है उसमें उसको कितना समय लगता है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। और इतना ही समय में वो क्या होता है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। देखिए ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी, दोनों एक साथ कर रहा है। अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आप जब नीचे से चंद्रमा को देखेंगे तो हमेशा वो एक ही भाग दिखाई देगा, उसका एक ही जैसा दिखाई देगा, क्योंकि वो अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और पृथ्वी पर भी घूम रहा है। जब एक साथ दोनों जगह पे घूमेगा तो बार बार वही इमेज आपको दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग देख सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो 57% भाग आप चंद्रमा का पृथ्वी से देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल के साथ 58.48 का अक्ष कोण बनाता है। क्वेश्चन बनेगा, ये सब क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन यूनिक बनाता है। जो लोग बोलता है कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, लेकिन टफ आपके लिए नहीं होगा। आप यहाँ पे पढ़ के जाइए क्या कह रहे हैं। देखिए, चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्ष के साथ चंद्रमा का अक्षतल और पृथ्वी का अक्षतल के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 58.48। कितना का याद करना भी आसान है। देखिए 58-48, ठीक है, अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अक्ष है, चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष में लगभग समानांतर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष का कैसा है, लगभग समानांतर, समझ रहे, पैरेलल, ऐसे ऐसे समानांतर है वो समानांतर। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का परिक्रमण का पथ कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। आपको बताया था कि प्लूटो इसीलिए ग्रह नहीं बन पाया क्योंकि उसका चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ नहीं है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास कितना है, 3480 किलोमीटर है, तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग है। इसका व्यास कितना है, चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3480 किलोमीटर। याद रखिएगा कि चंद्रमा का व्यास कितना है, तो 3480 किलोमीटर है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का पूछेगा कि क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान का कितना भाग चंद्रमा का द्रव्यमान है, तो 181वां भाग है। अगर पृथ्वी 81 है तो चंद्रमा क्या है, 1 भाग है। इसका यही अर्थ। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.93 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और इतना सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की अवधि कितना है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, और इस समय को क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। याद रखिएगा।
आगे नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27/1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। नक्षत्र समय के अनुसार चंद्रमा कितना समय में पुनः उसी स्थिति में आएगा? दृष्टिकोण से कितना स्थिति में देखें 27/1/2 दिन में, 27.5 दिन में वो पुनः अपनी स्थिति में लौट आएगा की अवधि को नक्षत्र मास कहते हैं। और जब वो अपना पुनः फिर से अपना स्थिति में लौट आएगा, जिस स्थिति में था फिर घूम के वैसी स्थिति में आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? नक्षत्र मास कहलाता है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, ये देखिए ये सब क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, कि ज्वार जो उठ रहा है ना, आपको पता होगा कि ज्वार जो उठता है समुद्र में, ज्वार उठता है उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल रहता है समुद्र में ज्वार उठाने में। तो वो वही कह रहा है कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होना चाहिए? सौर एवं शक्तियों का अनुपात होना चाहिए 11.5। कितना होना चाहिए? 11.5 होना चाहिए, तब वो उठेगा। ठीक है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। देखिए अपोलो जब चंद्रमा से मिट्टी लाया ना, अपोलो जब चंद्रमा से मिट्टी लाया तो वहां से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पुराना क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। और इन चट्टानों में टाइटेनियम सबसे अधिक मात्रा था। जो चंद्रमा पे वहां से मिट्टी लाया गया था, उस मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया गया था? टाइटेनियम पाया गया था। आपको याद कर लीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अपोलो जो मिट्टी चंद्रमा से लाया था वहां कौन सा तत्व अधिक मात्रा में था, तो टाइटेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया गया था। अब आगे देखिए सुपर मून। सुपर मून किसको कहेंगे? जब, ध्यान से देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाता है। सुपर मून मतलब क्या हुआ? कि वो बहुत समीप है। ऐसे याद रखिएगा, 100 से सुपर, 100 से समीप। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है, जब सूर्य पृथ्वी का क्या होता है वो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पढ़ा रहे हैं कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको सुपर मून कहते हैं। और इसे ही पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। अगर आपको पूछ दे कि पेरिजी फुल मून किसे कहते हैं, तो सुपर मून को ही पेरिजी फुल मून कहते हैं। सुपर मून के कारण क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उसको सुपर मून कहेंगे। और इसमें चंद्रमा जो है पहले से 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 14% अधिक बड़ा। जितना बड़ा वो दिखता था, सुपर मून को करीब आ गया ना, चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ गया तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा क्या बड़ा दिखाई देगा। तो 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। कौन दिखाई पड़ता है? तो सुपर मून के दिन चंद्रमा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा में पृथ्वी के बीच औसतन दूरी इतना है, 3,84,365 किलोमीटर। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी, एग्जैक्ट तो नहीं, औसतन दूरी कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर है। कितना? 3,84,365 किलोमीटर है। आगे देखिए वो सुपर मून था, ये ब्लू मून है। एक कैलेंडर माह में 2 चंद्रमाएं, 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि एक कैलेंडर माह में, एक कैलेंडर माह मतलब क्या हुआ? एक माह में, एक कैलेंडर का माह, जैसे सपोज लीजिए जनवरी में अगर 2 फुल मून, 2 ये हो गया पूर्णिमा आ गया, तो दूसरा वाला पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक कैलेंडर माह में अगर 2 पूर्णिमा आए तो कौन से पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे, पहला या दूसरा? तो आप ऑप्शन क्या होगा? दूसरा। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आ जाएंगी तो दूसरे वाले पूर्णिमा को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 30 दिन से कम होना है। इसका मुख्य कारण है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल क्या होता है? 31 दिन से कम हो जाता है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। ब्लू मून हर साल नहीं आएगा, 2-3 साल में एक आध बार आ सकता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमाएं 2 व 31 अगस्त को देखे गए। यही हम बताए थे कि एक कैलेंडर माह में मतलब क्या हुआ? एक ही कैलेंडर, जैसे जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, इस तरह का बात हो रहा है। अगस्त में देखिए 2002 में जब आया था तो 2 पूर्णिमा कब देखा गया था? एक 2 तारीख को देखा गया था और 31। देखिए यहाँ पे ब्लू मून वाला स्थिति हम समझा रहे थे कि 2 पूर्णिमा आया। ठीक है, 2012 अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा आया। एक आया 2 अगस्त को, एक आया 31 अगस्त को। अब बताइए कि किसको हम लोग ब्लू मून कहेंगे? कौन से वाले पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे? तो 31 अगस्त वाले पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। क्या कि पहला वाला कब आ गया? 2 तारीख को आ गया, तो दूसरा वाला को ना हम ब्लू मून कहेंगे। तो दूसरा 31 अगस्त को आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लू मून बोलेंगे। देखे गए इनमें से 31 अगस्त वाले पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। क्या हम बोले थे? कहा गया जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 को मून ईयर। देखिए यह क्या कह रहा है कि
जब क्या होता है किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू माह में ब्लू मून हो जाए, 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून हो गया, ठीक है, 2 माह में हो गया, 1 माह में तो फिर 1-2 महीना के बाद हो गया। जब 2 या 2 से अधिक माह में एक ही ईयर में हो जाएगा तो उस ईयर को क्या कहेंगे, मून ईयर कहेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि मून ईयर किसको कहेंगे, जब एक ही ईयर में 2 या 2 से अधिक माह में ब्लू मून दिखाई देता है तो उसको हम लोग ब्लू ईयर मून मतलब मून ईयर कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा था कि ब्लू मून ईयर कब हुआ, कब देखा गया, तो वर्ष 2018 में। यहाँ पे होगा लिखा गया क्योंकि मेरा थोड़ा सा पुराना बुक है, इसीलिए 2018 में ब्लू मून ईयर देखा गया। आपको पूछेगा कि ब्लू मून ईयर कब हुआ, तो कब हुआ, 2018 में ब्लू मून ईयर जो है ना वो सब यम प्लूटो के बारे में दिया गया, वो उतना कुछ खास नहीं, हम पहले बता भी चुके हैं आपको, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए आगे ये सब पूछ देता है कभी कभी कि एस्ट्रॉइड किन किन ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखिए। एस्ट्रॉइड्स जिसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि एस्ट्रॉइड्स दिखाई देते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, हमेशा याद रखिएगा। एस्ट्रॉइड किसके किसके बीच होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच दिखाई देता है। जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्या करता है, बृहस्पति और बुध के, मंगल बृहस्पति मंगल के बीच पाया जाता है और ये सूर्य क्या करता है, परिक्रमा करता है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों का विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, तो ग्रह में जब विस्फोट हुआ वो टूटे तो छोटा छोटा कण जो है ना वो भी क्या हुआ, आकाश में चारों ओर फैल के घूमना शुरू कर दिया। तो वही जो मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे पिंड, आकाशीय पिंड बच गए और वो घूमने लगे, उसी को हम लोग क्या कहें, क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्ट्रॉइड्स कहें। क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झील महाराष्ट्र में। देखिए एक्चुअली क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े का आप छोटा छोटा टुकड़ा से अंदाज मत लगा लीजिए, वो बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है। लेकिन पृथ्वी या सूर्य के कंपैरिजन में वो या आकाशीय पिंड के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए उसको छोटा बोलते हैं। तो ये सब जब पृथ्वी से टकरा के कहीं कहीं गिरता है ना तो बड़ा बड़ा विशाल गर्त मतलब बड़ा बड़ा खाई सब का निर्माण हो जाता है। जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में जो बना है वो क्या हुआ है, क्षुद्र ग्रह के गिरने से ही, टकराने से पृथ्वी पर ही हुआ है। आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह के टकराने से कौन सा झील का निर्माण हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोनार झील महाराष्ट्र का जो है वो क्षुद्र ग्रह के टकराने से पृथ्वी पर ही हुआ है। अब देखिए फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है। कौन एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है, तो फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। नंगी आंखों का मतलब है कि बिना किसी दूरबीन या किसी टेलीस्कोप की सहायता से आप उसे नंगी आंखों से ऐसे ही बिना आग ऊपर की ओर दिखाई दे दिया तो कौन सा क्षुद्र ग्रह है, फोरवेस्टा। आप याद रखिएगा। एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। आगे है धूमकेतु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही, देखिए सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं जो धूमकेतु या पुच्छ तारे कहलाते हैं। कॉमेट क्या होता है, बहुत सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड मौजूद होते हैं। छोटा छोटा पिंड है सौरमंडल का छोर पर, किनारा पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छ तारे कहते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है। धूमकेतु क्या है, गैस और धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पूंछ के सहित चमकीला कौन दिखाई देता है, किस या फिर किसमें पूंछ होता है, तो धूमकेतु में पूंछ होता है, कॉमेट में पूंछ होता है, ठीक है, इसीलिए इसको पुच्छल तारे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूंछ होता है और ये धूल कण से मिलकर बना होता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है। धूमकेतु कब दिखाई देगा, जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होगा और सूर्य से प्रकाश इसमें टकराएगा, क्योंकि सूर्य किरणें इनकी गैस को चमकीला बना देती हैं। सूर्य किरणें कॉमेट की गैस को क्या कर देता है, चमकीला बना देता है और ये दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब ये सूर्य के पास रहेगा तभी दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है, हमेशा याद रखिएगा। धूमकेतु का जो पूंछ है ना वो सूर्य से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन बन सकता है कि धूमकेतु का जो पूंछ है वो सूर्य से किस ओर दिखाई देता है, सूर्य की ओर या सूर्य से दूर होता हुआ दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा सूर्य से दूर होता हुआ दिखाई देता है। हैले नामक धूमकेतु की परिक्रमा काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, अगली बार 86 + 76 2062 में दिखाई देगा। क्वेश्चन बन सकता है कि हैले नामक धूमकेतु परिक्रमा काल कितना है, तो 76 वर्ष का है, ठीक है। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 86 में दिखाई दिया था और अगले बार कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। याद रखिएगा कि हैले जो है वो पहली बार 1986 में दिखाई दिया था और नेक्स्ट टाइम 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु का परिक्रमा काल कितना है, हैले नामक जो धूमकेतु है उसका 76 वर्ष परिक्रमा काल है।
देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि धूमकेतु हमेशा टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। धूमकेतु कह रहा है कि हमेशा टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन उसका जो लौटने का समय है ना वो निश्चित है, वो फिक्स टाइम पर ही लौटेगा, ये निश्चित है। आगे क्या है, उल्का मेटियोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं। ये चमकीली धारी जैसा रूप में दिखाई देता है मेटियोर्स, ठीक है, जो प्रकाश के क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती है। वो देखते हैं ना कि आकाश में कभी कभी देखे होंगे आप, रॉकेट जैसा चलता है और बंद हो जाता है, सरस ऐसे गुजर गया, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। कभी कई बार पिक्चर में आप देखे होंगे कि टूटता हुआ तारा है, विष मांग लो पूरा हो जाएगा, वो कुछ और नहीं बल्कि मेटियोर्स है, ठीक है, लुप्त हो जाती है, थोड़ा सा जला लुप्त हो गया। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्काएं क्या है कि धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु द्वारा जो छोटा छोटा छोड़े गए छोटे छोटे धूल के कण है ना, वही क्या है, उल्का है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और उनका सौर्यिक संबंध। क्या है पृथ्वी और उसका सौर्यिक संबंध, ये देखिए। पृथ्वी की गतियां, ये दो इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको आप ध्यान में रखिए। पृथ्वी दो गति, पृथ्वी से जुड़ा हुआ कौन सा है, दो गति, एकदम दिमाग में आप बैठा लिए। पहला है रोटेशन, दूसरा है रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या हुआ कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, एक बात तो आपको पता है ना कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पृथ्वी ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है, 2 राउंड घूम रहा है पृथ्वी, ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो वही यहाँ पे कह रहा है रोटेशन हम लोग पढ़ेंगे, या दैनिक गति। रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है, याद रखिएगा। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो आपको आंसर देना है पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको क्या कहते हैं, इसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं, ठीक है। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किसे दैनिक गति कहते हैं, तो रोटेशन को, घूर्णन को दैनिक गति कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि किस गति के कारण दिन और रात होता है, तो आपका आंसर होगा कि घूर्णन गति के कारण, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। अगला परिभ्रमण, रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है। देखिए ये याद रखिएगा, पृथ्वी किस मार्ग पर घूमती है, दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की ही एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। ये रोटेशन को पूरा करने में कितना समय लगता है, 24 घंटे, मात्र 24 घंटे में पृथ्वी क्या होती है, पूरी घूम जाती है, जिसके कारण दिन रात होता है। लेकिन परिभ्रमण, रिवॉल्यूशन जो होता है पृथ्वी, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसको पूरा करने में सूर्य पृथ्वी को कितना लगता है, तो 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी कौन से वृत्त पर, कौन से मार्ग पर घूमती है, तो दीर्घवृत्तीय मार्ग पर घूमती है, याद रखिएगा, जिसको एलिप्टिकल पाथ भी कहते हैं। देखिए आगे ये क्वेश्चन एपीहीलियन वाला आ चुका है, किसमें, पीआरटी में, इसलिए हम आपको ये पहले कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर जो है सीआरटी का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ये पढ़ लेगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा, चाहे आप पीआरटी में हैं, चाहे आप टीजीटी किसी में भी कॉमन पेपर दे रहे हैं और पीआरटी दे रहे हैं। तो देखिए पेरिहीलियन क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। पृथ्वी कैसा करता है, सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है, आपको पता होगा, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.7 किलोमीटर होता है। देखिए समझाते हैं, पेरिहीलियन, उपसौर और अपसौर। पेरिहीलियन मतलब क्या हुआ, सूर्य और पृथ्वी क्या है, पास है, इसलिए इसको याद रखिए, पेरिहीलियन से पास, पेरिहीलियन से पास। और पास हम लोग कब सोते हैं, जैसे 2 भाई हैं, 2 बहन है या कुछ है, हम लोग एक दूसरे के पास पास कब रहना पसंद करते हैं, जब ठंडा रहता है। तो ठंडा का मौसम कब आएगा, जनवरी में, ऐसे याद रखिए। पेरिहीलियन से पास, पास से डेट अगर पूछ जाए तो डेट कौन सा महीना होगा, ठंडा का मौसम में होगा, तो 3 जनवरी, ठीक है। आगे 4 जुलाई में पूछेंगे। एपीहीलियन जब दूर रहेगा तो गर्मी में दूर रहेगा, तो खैर बाद में छोड़िए। पेरिहीलियन ऐसे याद रखिए, पेरिहीलियन से पास, पास हम लोग कब रहते हैं, ठंडे में रहते हैं, तो ठंडे का डेट क्या होगा, 3 जनवरी होगा। उसके बीच सूर्य, उस समय जब पेरिहीलियन में सूर्य और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार के कारण जब सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल नजदीक रहता है तो उसका दूरी कितना होता है, 14.70 करोड़ होता है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, दीर्घवृत्तीय पाथ, मतलब ऐसा वाला पाथ में घूम रहा है ना, ऐसा वाला पाथ में घूम रहा है, तो सूर्य कभी इसके नजदीक आ जाएगा, जब नजदीक आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये नजदीक हो गया, और जब यहाँ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि नहीं, तो उसी को बोलेंगे एपीहीलियन। जब पास रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन बोलेंगे।
इसके चारों यहाँ पे सूर्य है, इसके चारों ओर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो जब यहाँ रहेगा तो दूर रहेगा, जब यहाँ रहेगा तो पास रहेगा, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ है ना, अंडाकार शेप है। तो जब पास रहेगा तो पेरिलियन, जब यहाँ पे रहेगा पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे पृथ्वी, तो ये दूर हो गया, यहाँ पे रहेगा तो नजदीक हो गया, इसको पेरिलियन बोलेंगे, इसको एपीलियन बोलेंगे। तो वही कह रहा है, इस 3 जनवरी को आता है, इसका दूरी कितना आता है 70.7 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अपसौर या एपीहिलियन, अपसौर या एपीहिलियन किसको बोलेंगे, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से क्या होता है, अधिकतम दूरी, सबसे ज्यादा दूरी पर होता है तो उसको अपसौर कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। वही हम हमको बताए थे कि ठंडा का मौसम में क्या होता है, पेरिहिलियन 3 जनवरी, और 4 जुलाई गर्मी रहता है तो गर्मी में दूर दूर रहते हैं, तो एपीहिलियन कब होगा, गर्मी में होगा। जब दूरी हम कब बनाते हैं एक दूसरे से, गर्मी में कहते हैं ना भाई पास में मत सटो यार, गर्मी बहुत है। तो पेरिहिलियन पास में, एपीहिलियन दूर में, गर्मी के समय में होगा, 4 जुलाई में होगा। और ऐसी स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी कितना होगा, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होगा। याद रखिएगा कि 15.21 किलोमीटर होगा। कि आगे क्वेश्चन है एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा किसको कहेंगे, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे अपसाइड रेखा कहते हैं। देखिए पेरिहिलियन एपीहिलियन का मिलाने वाली रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरेगी, सूर्य के केंद्र से होकर जाएगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एबसाइट रेखा कहेंगे। ये कहां से गुजरेगी, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरेगी। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। लैटिट्यूड किसको कहेंगे, जो लेटा हुआ रेखा रहेगा, ऐसा वाला, ऐसा वाला। आपको पता है ना कि पृथ्वी पे किस तरह का रेखा होता है, 2 तरह का। 1 सेकंड रुकिए, सपोज कीजिए कि पृथ्वी है तो इसको बोलेंगे क्या, लैटिट्यूड, अक्षांश बोलेंगे इसको, अक्षांश। ये क्या है, सोया हुआ ऐसे ऐसे वाला रेखा को आप देखेंगे कि एक कैसा रेखा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ऐसे वाला रेखा। इसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि लेटा हुआ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, जो कि लंबा रहेगा, उसको देशांतर बोलेंगे। इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो अब देखिए अक्षांश हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले एक अक्षांश बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसका ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ये डिनोशन क्या बोलते हैं इसको, नोटेशन भी अच्छी तरह से आप देख लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। तो लैटिट्यूड शुरू कर, विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोणीय दूरी को, उत्तर और दक्षिण कहते हैं अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। कोण कहाँ पर बना है, पृथ्वी के केंद्र पर बना है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत का वृत्त जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे जाने वाले 90 अक्षांशों के वृत्त होते हैं। देखिए क्या कहता है, ये जो खींचा जाता है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला 1-1 डिग्री के अंतराल में खींचा जाता है। ये तो बड़ा बना दिया, 1-1 डिग्री के अंतराल में खींचा जाता है, ये ऐसे करके पूरा, ठीक है, 1-1 डिग्री का अंतराल रहता है। 90 ऊपर 90 नीचे। विषुवत वृत्त के उत्तरी दक्षिण ध्रुव में 1-1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाने वाले 90 अक्षांशों के वृत्त होते हैं। 90 ऊपर 90 नीचे, ऐसे समझ लेना, ऐसे होगा पूरा, ऐसे वृत्त हो गया पृथ्वी, तो 90 ऐसे ऊपर होगा, 0 डिग्री यहाँ बीच में 0 डिग्री होता है, 90 इसके ऊपर 90 उसके नीचे, ठीक है। 1 डिग्री अंतराल में खींचे जाते हैं 90 के वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान पर अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। क्या कहने का मतलब है, अक्षांश का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, आप याद रखिएगा। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये अगर आप ले लेते हैं, ये वाला भाग, ये वाला 0 डिग्री अगर मान लेते हैं, इसके ऊपर वाले को उत्तरी भाग कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे, दक्षिणी भाग कहेंगे। तो वही कह रहा है कि उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, 0 डिग्री को रिफरेंस मान के हम लोग करते हैं, इसको रिफरेंस मान लिए। इससे ऊपर वाला ये वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अगर कोई अभी आगे पढ़ाते में आएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तरी गोलार्ध किसको बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध किसको बोलेंगे। अब देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश समानांतर क्या है, काल्पनिक रेखाओं का एक समूह है। ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है। पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी के चारों ओर, ये अगर हम पृथ्वी लेते हैं, आपको पता होगा कि इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है।
तो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे ऐसे जो खींचा जाता है, ऐसे ऐसे जो खींचा जाता है, ऐसे ऐसे जो खींचा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं भैया? इसी को अक्षांश बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये 0 डिग्री से 90 ऊपर, 0 डिग्री से 90 लाइन नीचे, और इसका अंतराल कितना होता है? कई बार पूछा है कि दो अक्षांशों के बीच कितना डिग्री का अंतराल होता है? तो 1 डिग्री का अंतराल होता है, याद रखिएगा। चारों ओर खींचा समांतर, जो खींचा रेखा समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से क्या है? एक समान कोणीय दूरी, एक समान। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? बीच के, भूमध्य, भू के मध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, भू के मध्य से समान कोण बना रही है, जितना बना रही है, जितना बना रही है, जितना बना रही है, तो वही इस तरह की रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या बोले? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, मध्य रेखा एकदम बीच में है, वो 0 डिग्री का अक्षांश है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री का अक्षांश है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश है। अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि इस पर स्थित सभी स्थानों का, ये वाला जैसे है, ये अगर भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। इस रेखा पर किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी आप चले जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सारा क्या होगा? 0 डिग्री पर ही स्थित होगा। वही वहाँ कह रहा है, सभी स्थानों का 0 डिग्री। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके ऊपर में, भूमध्य रेखा के ऊपर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं रहेंगी उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, और नीचे में जितनी रेखाएं रहेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। रेखा कहेंगे। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होता है? ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कंठाग्र कर लीजिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितना दूरी होता है? तो 111 किलोमीटर की दूरी होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर रेखा की दूरी, 111 किलोमीटर की होता है। मतलब समझे ना, दो अक्षांश रेखा, एक ये अक्षांश, एक ये अक्षांश, पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दोनों के बीच, पूरा किन्हीं दो अक्षांश को हम उठाएंगे तो उनके बीच का दूरी कितना होगा? 111 किलोमीटर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का दूरी कितना होगा? तो 111 किलोमीटर होगा। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी बना था कि यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि बीच एक तो 0 हो गया, इधर से 90 लेंगे, इधर से 90 लेंगे, ठीक है, तो काउंट कहाँ से हुआ? 89 अक्षांश ही होगा। याद रखिएगा, 0 से ऊपर लेंगे यहाँ पे और 0 से नीचे लेंगे, ये कितना होगा? 89 होगा। एक तो 0 आ जाएगा ना जी बीच में, हम समझा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ना? एक 0 आ जाएगा, उससे ऊपर कितना होगा? 89 लेंगे और नीचे 89 लेंगे। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त को लेकर अक्षांश समांतर की कुल संख्या 189 है। ये टियर 1 का क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है? तो 189। जैसे ये समझाना चाह रहे थे, ये वाला ऐसे वृत्त है, मतलब ये पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री हो गया, यहाँ से ऊपर 89, ये ऊपर 89 होगा और ये नीचे 89 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 18, इतना हुआ कि नहीं? अब देख लीजिए, 9 9 18 का 8, 8 16 17, इतना हो गया। और ये एक बीच वाला ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 179। समझे? ये तो 0 हो गया ना, ये तो दोनों में कॉमन हो गया। ऐसे भी समझिए कि ये दोनों, अगर नीचे वाला भी लेंगे तो उसमें भी 0 वाला आएगा, ऊपर वाला लेंगे तो उसमें भी 0 आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको कि 90 ऊपर लेंगे, 90 नीचे लेंगे, कितना हो गया भैया? 180 हो गया। और इसमें ये 0 2 बार आ गया तो एक 0 इसमें माइनस कर देंगे, एक 0 वाला इसमें घटा दिए, कितना आ गया? 179 आ गया। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा? 179। यही क्वेश्चन पूछा था कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 179 होता है। अच्छे से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आपको एकदम डायग्राम से हम समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। ये पृथ्वी हो गया, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर में जब ऐसे जाएंगे ना, इसके ऊपर में जब जाएंगे 23.5 डिग्री, कितना जाएंगे? 23.5 डिग्री जाएंगे, 23.5 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कर्क रेखा बोलेंगे, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री जब नीचे आएंगे दक्षिण में आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। यही कह रहा है कि भूमध्य रेखा से जब 23.5 डिग्री आप ऊपर जाएंगे तो उसको कर्क रेखा बोलेंगे। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा, दक्षिण में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री को आर्कटिक कहेंगे और दक्षिण में अंटार्कटिक कहेंगे। इसी के ऊपर जब हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री पे, यहाँ पे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको आर्कटिक बोलेंगे, आर्कटिक।
अंटार्कटिक बोलेंगे, और नीचे में 66.5 डिग्री जाएंगे, नीचे में 66.5 डिग्री जाएंगे, 66 डिग्री नीचे में जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक, टिक बोलेंगे। नीचे में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक बोलेंगे 66.5 डिग्री को। ऊपर में जब जाएंगे हम 66.5 डिग्री तो इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। एकदम इसे कंठाग्र कर लीजिएगा कि कर्क रेखा किससे गुजरती है। हो सकता है कि इस तरह का टफ क्वेश्चन वो बना सकता है। तो ताइवान से गुजरती है, चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, भारत से, ओमान से, संयुक्त राज्य अरब अमीरात से, अरब से। ये आपको पूरा अच्छे से देख लेना है। वहीं फिर मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो चिली, अर्जेंटीना। हम जब एग्जाम देने गए थे तो ये हम याद करके गए थे, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। ताकि उसमें दे देता है कि इसमें से कौन सा देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है या फिर ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राजील से, बुगोन से, कांगो से। पूरा इस तरह से जितना देश है सबको आप 2-3 बार लिख के याद करेंगे तो आपके मन में बैठ जाएगा। तो ये वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। कल हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर शुरू करेंगे और उसका भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।